गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर आज आपके पास है लेक्चर नंबर 6 ऑफ चैप्टर नंबर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, या कहें तो जेनेटिक्स 2.0। इस लेक्चर में हम कवर क्या करेंगे, पहले मैं आपको वो बता देता हूं व्हाट टू कवर इन दिस लेक्चर, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। सबसे पहले इस लेक्चर में हम रेप्लिकेशन देखेंगे कि रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, सेमी कंजर्वेटिव है, ठीक है, ये हमें देखना है। सेकेंडली रेप्लिकेशन का ही हम मैकेनिज्म देखेंगे और मशीनरी देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। एक बार मैं जरा देखूं कि प्रॉपर विजिबिलिटी है सब चीज की। यस, एवरीथिंग इज प्रॉपर्ली विजिबल, बट स्टिल इसका एक्सपोजर लॉक करके थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। यस, सो नाउ टेक आउट योर एनसीईआरटीज एज यूजुअल, जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करते चले जाएंगे। एनसीईआरटी आपको साथ में रखनी है, मैं रीडिंग करूंगा, समझाऊंगा, लिखवाऊंगा, सब हम एनसीईआरटी से ही करेंगे। देखना, पेज नंबर खोलिएगा 104, वहां पे दिया होगा रेप्लिकेशन। आरएनए वर्ड हमने देख लिया था, तो रेप्लिकेशन देखना। While proposing the double helical structure for DNA, Watson and Crick had immediately proposed a scheme for the replication of DNA. अब एक चीज और मैंने कहा रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। ये किसने प्रपोज किया? प्रपोजिशन किसकी थी? वॉटसन एंड क्रिक की। वॉटसन एंड क्रिक ने ये प्रपोज किया था। बट अगर मैं बात कर रहा हूं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इन्होंने नहीं दिया था, वो दिया था स्टैनले एंड, दे देखो लास्ट पे यहां लिखा होगा स्टैनले स्टेल्स एंड मिसेल्सन एक्सपेरिमेंट। देखो मिसेल्सन एंड स्टेल्स एक्सपेरिमेंट। तो ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था कि हाँ भाई, जिन्होंने कहा वॉटसन एंड क्रिक ने, वो बिल्कुल प्रॉपर है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ एक इन्होंने दिया था, एक आपको आगे और नाम आएगा, दो नाम और आएंगे, उन्होंने भी दिया था, बट उन्होंने रेडियो एक्टिविटी यूज की थी। इन्होंने क्या यूज किया? इन्होंने यूज किया था आइसोटॉप्स को। आइसोटॉप्स ऑफ नाइट्रोजन वर यूज्ड। अब हम देखेंगे, ये सब देखेंगे कि क्या है सेमी कंजर्वेटिव नेचर, क्या है इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, ये सब देखेंगे। बट पहले थोड़ा सा बेसिक एक मैंने आपको बता दिया कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे हम किस ऑर्डर में चलते जाएंगे। नोट कर लो इसको भी एक बार, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इन्होंने क्या क्या यूज किया और क्या क्या यूज नहीं किया। अगर बात करें कि इन्होंने क्या रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन यूज किया, नहीं, रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन यूज नहीं किया गया, ठीक है ना। वो आगे कुछ और बंदों ने उससे भी प्रूफ किया था, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ उनका नाम दिया हुआ है। देखो रेप्लिकेशन, a scheme for the replication of DNA. To quote their original statement, it is as follows. तो उन्होंने क्या कहा था? It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material. ये उनकी स्टेटमेंट थी कि जो ये बेस पेयरिंग है, इसी के कारण एक रेप्लिकेशन का भी अलग से मैकेनिज्म है जो इस बेस पेयरिंग के ऊपर ही बेस्ड होगा। The scheme suggested that the two strands would separate and act as a template. अब एक चीज याद रखना है, जहां पे भी टेम्पलेट वर्ड आ रहा है, तो टेम्पलेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पेरेंट स्ट्रैंड। पेरेंट स्ट्रैंड को टेम्पलेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज याद रखनी है सबने। क्या टेम्पलेट वर्ड जहां पे भी आ रहा है, तो पेरेंट स्ट्रैंड का एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। Each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized स्ट्रैंड। अब इसको मैं पहले समझा देता हूं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट, इसकी भी एक बार मैं पिक्चर जरा क्लिक करूं। यस, दैट्स इट। अब इसको समझना, ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं यहाँ पे। रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव का क्या कहना, क्या मतलब है इसका? देखो, मैं दो स्ट्रैंड्स बना रहा हूं डीएनए की, देखना ध्यान से। ये आ गई एक स्ट्रैंड दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये आ गई सेकेंड स्ट्रैंड दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव का क्या मतलब है? देखना, एक स्ट्रैंड मैंने कैसी बनाई, ऐसे डार्क सी बना देते हैं, ऐसे ऐसे बना दी मैंने एक स्ट्रैंड, देख लो ये स्ट्रैंड ही है, ऐसा कॉइलिंग वगैरह नहीं है, जस्ट सेपरेट करने के लिए मैंने ऐसे डार्क बना दी है, ठीक है। ये चलो इसकी दूसरी स्ट्रैंड भी डार्क ही बना देते हैं, ठीक है ना। ये दो स्ट्रैंड्स हैं इसकी, जो कि मैंने ऐसे डार्क डार्क से आपको दिखा दी। अब क्या होगा, ये दो स्ट्रैंड्स पहले अलग हो जाएंगी। रेप्लिकेशन का बेसिक मैकेनिज्म क्या है? पहले ये दो स्ट्रैंड्स अलग होंगी, देखना अलग कैसे होंगी।
5 प्राइम टू 3 प्राइम, पहले मैं बना लेता हूं यार, ये आ गई कौन सी, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये हो गई आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम अलग होगी, देख ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये आपके पास पेरेंट डीएनए है, पेरेंट डीएनए है। उन्होंने क्या कहा, दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग होंगी और टेम्पलेट बन जाएंगी, ठीक है। तो दूसरी स्ट्रैंड कौन सी होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो वो कैसे बनाई है, देखो ये आ गई आपके पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम, देख लो, चेक कर लो, दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ऑलराइट। अब ये दोनों टेम्पलेट हैं, टेम्पलेट मतलब जैसे मान लो यहाँ पे ए टी सी जी, यू तो होता नहीं ना, टी टी सी जी ए टी ए जी जी, ये है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री में क्या क्या होंगे वो देखना। सबसे पहले ये है, तो इसके पास आप लिख सकते हो अब तो कि अगर एक स्ट्रैंड ये है तो इसी की दूसरी स्ट्रैंड में क्या होगा, बिकॉज ये तो इसी के साथ ही ना दूसरी स्ट्रैंड, तो इसमें भी लिख लो टी ए जी सी, टी टी मतलब ए ए एंड जी सी टी ए टी सी सी। किसी को अगर ये चीज समझ नहीं आई मैंने कैसे लिखा है तो वो आप पिछला लेक्चर जाके देखेगा, ठीक है ना। अब देखना इसके साथ जो है नई स्ट्रैंड बनेगी, है ना, इसके साथ भी एक नई स्ट्रैंड, बिकॉज ये तो सिंगल स्ट्रैंड है, ये आपस में जुड़ेंगी नहीं, इनको जुड़ने के लिए भी रोकना पड़ेगा। अगर मैंने इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग किया तो ऐसा हो सकता है कि आपस में जुड़ जाए, बिकॉज आपस में बेस पेयरिंग हो सकती है, कॉम्प्लीमेंटरी तो है, एक दूसरे से बेस पेयरिंग दोबारा कर लें, क्या पता हाइड्रोजन बॉन्ड बना के, इसको हमें रोकना पड़ेगा। वो हम रोकते हैं एसएसबीपीज यूज करके, जो कि हम मैकेनिज्म में देखेंगे। अभी मेरा मतलब क्या है, अभी मैं आपको सेमी कंजर्वेटिव समझाना चाहता हूँ, देखना इसके साथ आके जुड़ जाएगा एक और स्ट्रैंड, ये मैंने बना दी वो एक और स्ट्रैंड, ठीक है ना, और सिमिलरली इसके साथ भी एक और स्ट्रैंड ये जुड़ जाएगी, ये वाली और ये वाली न्यू स्ट्रैंड है, जबकि जो पेरेंटल स्ट्रैंड थी ये तो ओल्ड स्ट्रैंड है ना। अब अगर मैं इसके दो डीएनए इसको रेप्लिकेशन करवाऊंगा तो इसमें रेप्लिकेशन कैसे होगी, एक ये वाली स्ट्रैंड है और एक ये वाली स्ट्रैंड है, इसके साथ जुड़ेगी नई स्ट्रैंड तो ये बनेगा, इसके साथ जुड़ेगी नई स्ट्रैंड तो ये बनेगा, देख लो। फिर इसकी अगर रेप्लिकेशन करवाऊंगा तो फिर से एक ये वाली स्ट्रैंड और एक नई स्ट्रैंड, है ना, और दूसरी तो ये और ये, बिकॉज इसमें दो स्ट्रैंड्स हैं, एक ये डार्क वाली और एक नॉर्मल वाली, है ना। तो एक तो नॉर्मल वाली आएगी टेम्पलेट, एक डार्क वाली, और उसके साथ दूसरी स्ट्रैंड जुड़ जाएगी, देखो देखो इसमें भी वही है जैसे ऊपर हुआ है, ठीक है। तो ये क्या सेमी कंजर्वेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया सेमी कंजर्वेटिव, कि एक स्ट्रैंड हमेशा पेरेंट की यूज होगी एज अ टेम्पलेट, नए डीएनए में एक स्ट्रैंड उसके पुराने वाले डीएनए की होगी, मतलब जिससे वो बना है, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। अब इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, जो मैं आपको अभी नाम बताया, मेसेल्सन एंड स्टेल्स एक्सपेरिमेंट से आपको ये पता चला। देखते हैं इन्होंने क्या किया, देखो यहां से स्टार्ट करना, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, पेज नंबर 104। इट इज नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिवली। सेमी कंजर्वेटिव का क्या मतलब, सेमी कंजर्वेटिव का हम देख रहे हैं अभी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। सेमी कंजर्वेटिव का क्या मतलब हो गया, वन स्ट्रैंड जो है वो उसकी न्यू होगी एंड सेकंड स्ट्रैंड जो है वो उसकी ओल्डर स्ट्रैंड होगी, या पेरेंट स्ट्रैंड होगी, उसके पेरेंट की स्ट्रैंड होगी। तो ऐसे लिख देते हैं, ओल्ड लिख देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो ये है, अब देखना इसका प्रूफ क्या है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। इट वाज शोन फर्स्ट इन एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई, देखो ई कोलाई कितनी जगह यूज हो रहा है ना। तो ई कोलाई में ये शो किया गया था सबसे पहले कि क्या हुआ, एंड सब्सिक्वेंटली इन हायर ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। तो ई कोलाई में किसने किया था, ये जो मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टैल का नाम है, इन्होंने ई कोलाई में किया था, ठीक है। और कब, 1958 में। दे ग्रू ई कोलाई इन द मीडियम कंटेनिंग। अब यहां से मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं पहले, देखना, सी हियर, सबसे पहले हम लिख लेते हैं किसने दिया था, मेसेल्सन्स एंड स्टेहल्स एक्सपेरिमेंट कहते हो आप इसको। प्रूफ इन ई कोलाई या एस्चेरिचिया कोलाई, जो कि क्या एक बैक्टीरिया है।
इसमें इन्होंने प्रूफ किया था इसको। अब कैसे किया था वो देखना। सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, लिखवाऊंगा बाद में, पहले समझ लो क्या किया इन्होंने। जैसे हम अगर मेंडल की बात करें तो मेंडल ने क्या किया था, खुद को सेल्फ करवाया था ताकि उनको ट्रू ब्रीडिंग वो मिल सके, लाइन्स मिल सके। इन्होंने क्या किया, इकोलाई को एक मीडियम ले लिया, ऐसा एक मीडियम, ये एक मीडियम है जिसमें क्या पड़ा है, NH4Cl। देखो यही है, चेक करो NH4Cl। और ये कौन सा है, ये हैवी है। हैवी मतलब नॉर्मल नाइट्रोजन का तो मास कितना होता है, मास नंबर 14, बट यहाँ पे 15 वाला लिया इन्होंने। इसी में इन्होंने बड़ी देर तक रखा इकोलाई को। तो आपको पता है इकोलाई का डिवीजन मिनट, देखो इकोलाई के बारे में आपको एक चीज बता दूं मैं, ये 18 मिनट्स में अपना डीएनए रेप्लिकेट कर लेता है एंड 2 मिनट्स में ये क्या करेगा, ये हो गया डीएनए रेप्लिकेशन एंड कैरियोकाइनेसिस, ये हो गया साइटोकाइनेसिस। तो ये डिवीजन हो जाएगी इन 20 मिनट्स। ये चीज याद रखने वाली है कि इकोलाई 20 मिनट में डबल हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे थोड़ी देर रखा डीएनए में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजनस बेसिस में नाइट्रोजन आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो डीएनए में नाइट्रोजन है। अब वो नाइट्रोजन जब डिवाइड करता जाएगा इकोलाई उसी मीडियम में, हैवी नाइट्रोजन वाले मीडियम में, तो अब उसका नाइट्रोजन कैसा हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या मिलेगा, हैवी नाइट्रोजन वाला इकोलाई मिलेगा, मतलब हैवी डीएनए आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा, हैवी डीएनए। तो कैसा बन गया, देखो ऐसा बन गया। और ये कैसे पता चला हैवी है, देखो मैंने हैवी को मार्क कर दिया ऐसे, जैसे मैं ऊपर कर रहा था, ये ऐसे करते हैं, ये हो गया हैवी, जो ऐसे दिखाया ना मैंने, डॉटेड नहीं मतलब ऐसे शेडेड, वो हैवी है, और नॉर्मल लाइट है, ये हैवी है। हैवी मतलब N15 वाला डीएनए है, ये क्या, N15 वाला डीएनए, N15 वाला डीएनए है ये, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, इसको इस इकोलाई को निकाल लिया। मतलब इसमें कई सारे इकोलाई जन्म मतलब ग्रो कर गए होंगे ना, तो उन्होंने उसमें से थोड़े से निकाले और अब उन्होंने मीडियम चेंज कर दिया। अब उन्होंने नॉर्मल मीडियम रख दिया। नाउ इसको किस में ग्रो करवा दिया, पहले आप देखो, पहले इसमें क्या किया, इकोलाई को उन्होंने इसमें ग्रो करवाया ताकि उनको ये वाला मिल जाए। फिर उन्होंने क्या किया, मीडियम चेंज कर दिया। मीडियम कौन सा ले लिया, अब NH4Cl नॉर्मल मतलब 14 वाला नाइट्रोजन ले लिया। अब आइसोटोप नहीं यूज किया, अब उन्होंने नॉर्मल यूज किया। अब नॉर्मल यूज किया तो जो नई स्ट्रैंड आएगी वो कैसी आएगी, नॉर्मल वाली आएगी ना। पुरानी स्ट्रैंड तो चलो यही है, नई स्ट्रैंड नॉर्मल वाली होगी। अब ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या बन जाएंगे, पेरेंट स्ट्रैंड फॉर न्यू डीएनए। तो पेरेंट स्ट्रैंड अलग अलग होंगी ना, पहले देखो ऐसे बना देते हैं, ये एक स्ट्रैंड हो गई, अभी मैं पोलैरिटी की बात नहीं कर रहा है ना, और ये इसी की दूसरी स्ट्रैंड हो गई, राइट। ये एक स्ट्रैंड, ये दूसरी स्ट्रैंड, देखा ना, ये है N15 वाली स्ट्रैंड, ये भी है N15 वाली स्ट्रैंड, ये भी N15 वाली स्ट्रैंड है, और ये भी N15 वाली स्ट्रैंड है। अब आपके पास मीडियम में N14 है, मतलब अगर N मतलब डीएनए ऐड होना है तो वो कौन सा ऐड होगा, लाइट डीएनए की हैवी डीएनए, या नॉर्मल डीएनए की हैवी डीएनए, नॉर्मल डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। अब इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स आएंगे, अटैच होंगे, वो नॉर्मल वाले होंगे। क्यों, बिकॉज नॉर्मल मीडियम है। अगर हैवी मीडियम होता तो हैवी वाले होते, ठीक है। तो नॉर्मल वाला आपको इसके साथ अटैच कर देना। ये देखो, ये आ गया एक नॉर्मल वाला, ये नॉर्मल है। नॉर्मल और इसमें डिफरेंस पता चल रहा है क्या, देखो इसको मैं थोड़ा और डार्क कर देते, ऐसे कर देते हैं इसको, ठीक है। सिमिलरली इसके साथ भी एक नॉर्मल वाला स्ट्रैंड आ जाएगा, देखो ये मैंने बना दिया क्या, नॉर्मल वाला स्ट्रैंड, ठीक है। N14 और ये कितने मिनट में हो गया होगा, 20 मिनट में। बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं, इकोलाई की बात कर रहे हैं। ये इकोलाई का डीएनए है, N15 डीएनए, और ये कैसा, हाइब्रिड डीएनए, दोनों देखो अलग अलग है ना। तो ये क्या है, हाइब्रिड डीएनए, यही समझ लो, लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मैं देखो जरा, नीचे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है प्रॉपर, और ये डिफरेंस भी पता चल रहा है ना सबको, N15 और N14 जो मैंने बनाया है बनाते वक्त, हाँ दिख रहा है सब बढ़िया से, ठीक है। अब आगे देखना, फिर उन्होंने क्या किया, एक बार फिर से उन्होंने नॉर्मल उसमें ही इनको ग्रो करवाया, ठीक है। मैं थोड़ा ऊपर करके बना रहा हूं, बिकॉज अब 4 ऐसे डीएनए बनेंगे ना। देखो एक डीएनए से 2 डीएनए बन रहे हैं, तो 2 डीएनए से 4 डीएनए बनेंगे, ठीक है। बिकॉज अब कितनी स्ट्रैंड होंगी, टेम्पलेट, ये वाली स्ट्रैंड अलग टेम्पलेट, ये वाली स्ट्रैंड अलग टेम्पलेट, ये स्ट्रैंड अलग टेम्पलेट, ये स्ट्रैंड अलग टेम्पलेट, ऐसी होगी ना। देखना आप ध्यान से, 14 वाला में फिर से मैंने क्या किया, मीडियम कौन सा लिया है, N14 वाला, एंड
N4Cl, ये वाला मीडियम लिया गया। अब नॉर्मल मीडियम है, देखो अब इनमें से इसके टेम्पलेट कौन कौन से होंगे, एक इसमें N14 वाला टेम्पलेट बनेगा, एक N15 वाला टेम्पलेट बनेगा। तो ये मैंने बना दिया N15 वाला टेम्पलेट। ठीक है ना। अब N15 के साथ नॉर्मल वाला मीडियम है, तो नॉर्मल वाली स्ट्रैंड खुद ही जुड़ जाएगी एक और। ठीक है, कैसे जुड़ेगी वो हम देखेंगे, उसके अभी आपको चिंता नहीं करनी। अभी हम मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सेमी कंजर्वेटिव नेचर। ठीक है, ये कितने मिनट में होगा, 20 मिनट में ही होगा, ये भी अगले 20 मिनट में। मतलब टोटल कितने मिनट्स हो गए, स्टार्टिंग से 40 मिनट्स कह लो, फ्रॉम स्टार्टिंग। ये स्टार्टिंग से है और ये इसके बाद अगले 20 मिनट। ठीक है, ये हो गया इसका एक, अगर मैंने 15 वाला अलग स्टैंड माना टेम्पलेट। अब इन दोनों का टेम्पलेट तो एक ये वाला भी मिलेगा आपको N14, है ना, क्योंकि दोनों अलग अलग होंगे तो दोनों ही टेम्पलेट बन जाएंगे अगले के लिए। तो N14 वाला टेम्पलेट अगर N14 वाला टेम्पलेट है, N14 वाला टेम्पलेट है, ये देखो N14 वाला टेम्पलेट, तो यहां से कौन सा आएगा, N14 ही तो आएगा, बिकॉज इसमें तो प्रेजेंट ही N14 है, तो यहां से भी N14 आया। तो ये क्या बना, नॉर्मल डीएनए मिला आपको। ठीक है, नॉर्मल डीएनए, एक मेरा हाइब्रिड, एक मेरा नॉर्मल। अब आगे देखो, कहां गई, एक मिनट यार, वेट कर लो। यस, फिर से नीचे गिर गई। यस, अब देखो सिमिलरली इसके साथ भी ऐसे ही होगा ना, मतलब यही वाला एक और मिलेगा, बिकॉज इसका भी स्ट्रैंड्स वगैरह तो सेम है, तो फिर सेम ऐसा ही एक और बन जाएगा। देखो ये आ गया आपके पास हैवी स्ट्रैंड, और इसके साथ जुड़ जाएगा लाइट वाला, तो ये N15 N14। सिमिलरली यहाँ पे एक लाइट इसके टेम्पलेट से और एक यहाँ N14 N14। तो देख लो ये आपके पास मिलेगा, आपको चेक करो, प्रॉपर विजिबल है, इससे आगे, इससे नीचे तक विजिबल है। हाँ देखो, अब मैं अगला इसको मिटा के समझाऊंगा आगे, ये आप नोट कर लेना, बाकी मैं ऊपर समझा दूंगा, ये नोट कर लो पहले। अब जहां तक मैंने समझा दिया उसको एक बार रीड करवा देता हूं मैं, ठीक है ना। देखो, दे ग्रीव ई कोलाई इन मीडियम कंटेनिंग NH4Cl 15 मेटल वाला, 15 नाइट्रोजन वाला, जो कि हैवी आइसोटोप है, एज ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर द मेनी जनरेशंस, मेनी जनरेशंस तक। ये देखो इसमें उन्होंने कितनी बार किया, मेनी जनरेशंस, मेनी जनरेशंस के लिए उसने इसी में रखा। जब एक ही चीज को बड़ी बार सेल्फ करवाते थे मेंडल वाले टाइम पे, तो वो सेम आपको मिलते थे ना दोनों अलील्स, तो वैसे यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड्स आपको सेम मिल रहे हैं, N15 N15। ठीक है ना, फिर आगे देखना, result was N15 was incorporated into newly synthesized DNA as well as the other nitrogen containing compounds. This heavy DNA could be distinguished from the normal DNA by ये centrifugation अभी आप मत पढ़ना, ठीक है ना। चलो, then they transferred, नीचे वाला पढ़ो, centrifugation अभी मैंने बताया नहीं ना, नीचे वाला पढ़ो। Then they transferred the cells into a medium with normal NH4Cl and took the samples at various definite time intervals as they multiplied, है ना। तो देखो यहाँ पे 20 मिनट हो गए, फिर 40 मिनट के बाद ले लिया उन्होंने, है ना। And they extracted the DNA that remained as double stranded helicases, ये double stranded helices, helicases नहीं helices, helices ना हेलिक्स का वो प्लूरल, ठीक है। फिर उन्होंने उसको सेंट्रीफ्यूज करवाया और फिर आपको क्या मिला, वो आपकी दिक्कत की बात नहीं, आगे देखना। नेक्स्ट लास्ट में देखो, thus the DNA that was extracted from the culture one generation after the transfer from N15 to L14, क्या कह रहे हैं, thus the DNA that was extracted from the culture one generation after the transfer of N15 to N14, N15 to N14 के ट्रांसफर के बाद एक जनरेशन बाद जो आपको डीएनए मिला, दैट इज आफ्टर 20 मिनट्स, मतलब 20 मिनट्स बाद जो आपको डीएनए मिल रहा है, है ना। देखो क्या है उसमें, ई कोलाई डिवाइडेड इन 20 मिनट्स, तो बता दिया मैंने आपको, हैड हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटी, हाइब्रिड है ना यहाँ। देखो, डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर अनदर जनरेशन, एक और जनरेशन हो गई, 20 मिनट और हो गए, तो ये मिला। देखो, दैट इज 40 मिनट्स, सेकेंड जनरेशन, दैट वाज कंपोज्ड ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड, इक्वल हाइब्रिड, इक्वल न्यू, ठीक है ना, इक्वल लाइट, ठीक है। ऐसे उन्होंने कहा अगर 80 मिनट देखें, 80 मिनट मतलब 20 और जोड़ दो, 20 और जोड़ दो, ठीक है, वैसे तो क्या होगा इनका रेशो वगैरह,
फिर इन्होंने नीचे अगला एक्सपेरिमेंट बता दिया जो कि सेम इसी को एक्सप्लेन करता है इन यूकेरियोट्स, प्लांट्स वगैरह में, है ना, वो हम देखेंगे बाद में, देखते हैं। फाबा बीन्स की बात हो रही है, ये यहीं पे रखता हूं मैं, ठीक है। तो ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर उन्होंने समझाया, ठीक है। पहले तो इसका वो भी लिख रहे हो कि कब हुआ ये, 1958 ईयर, ठीक है। अब देखना उन्होंने क्या किया, अब उनको ऐसे दिखेगा तो नहीं ना कौन सा हैवी कौन सा लाइट, उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन यूज कर लिया। ये पहले मैं एक बार इसकी फोटो खींचता हूँ, यस। फिर उन्होंने सेंट्रीफ्यूज कर दिया इनको। सेंट्रीफ्यूज किसमें किया, सेंट्रीफ्यूगेशन इन CSCl, सीजियम क्लोराइड। अब इसमें क्या हुआ, सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी ग्रेडियंट बन गया और उसमें इनके अलग अलग पोजीशंस हमें देखने को मिल गई, वेरियस पोजीशंस। देखो इन CSCl ग्रेडियंट, कौन सा ग्रेडियंट, डेंसिटी ग्रेडियंट। ये अब मैं लिख लिया होगा बिकॉज इसकी फोटो भी मैंने खींच दी है, तो इसको मैं मिटा ही देता हूं। विजिबल, अलग अलग आपको पोजीशंस विजिबल हो गई। अब कैसे हुई वो देखिएगा। इसमें देखो यही पे आप पीछे, अच्छा पेज नंबर देखो 105 पे ही देखो, आपको दिया हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है ना, देखो आपने किसी चीज को लिया, उसको तेज 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 घुमा रहे हो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और नीचे ग्रेविटेशन का फोर्स भी लग रहा है। तो उसी के कारण ये कैसे इकट्ठे हो जाएंगे। सेंट्रीफ्यूज टेस्ट को अगर मैंने देखा तो ऐसे, मैंने अगर सेंट्रीफ्यूज को रख के देखा ऐसे, ये सेंट्रीफ्यूज होता है। इसको ऐसे रखते हैं, वैसे तो सीधा रखते हैं, बट इन्होंने ऐसे रख के दिखा कि बैंड कहां बन रहा है। तो ये तो हैवी है, हैवी नीचे वाली साइड होगा ना, तो इनका बैंड आपको देखने को मिला ये यहां पे। देखो फर्स्ट पिक्चर देखो, कंपेयर करो, रेड बैंड दिख रहा है, हैवी है रेड बैंड। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपको हैवी। फिर इसमें क्या था, हाइब्रिड देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो हाइब्रिड और हैवी में क्या फर्क होगा, हाइब्रिड हैवी से हल्के से ऊपर होंगे, तो ये मैंने दिखा दिया आपको हाइब्रिड। ये क्या है, हाइब्रिड डीएनए। अब हाइब्रिड से और हल्का, जो हल्के वाले डीएनए हैं, इसमें देखो आधे हल्के हैं आधे हाइब्रिड हैं, तो इसमें दोनों बैंड दिखेंगे आपको। हाइब्रिड का कहां पे है, यहाँ पे सेंटर में कहीं, तो ये हाइब्रिड आ गए। और लाइट का हाइब्रिड से भी पीछे होगा ना, बिकॉज हाइब्रिड में एक N15 है, उसमें तो एक भी N15 नहीं होता, वो सबसे लाइटेस्ट होगा। जो सबसे लाइटेस्ट वो सबसे ऊपर होता है ना। मान लो आपने पानी में तेल डाल दिया, तो तेल ऊपर क्यों आ जाता है, पानी नीचे क्यों रहता है, बिकॉज पानी हैवी है और तेल लाइट है, ठीक है। तो उसी तरह से N14 वाला लाइट है, N15 वाला हैवी है। 15 वाला हैवी मतलब वो नीचे वाली साइड चला गया। ये हाइब्रिड मतलब 15 से थोड़ा सा ऊपर, 15 से तो हल्का है ना। हाइब्रिड में एक स्ट्रैंड तो 14 वाली है, 15 में तो दोनों स्ट्रैंड ही 15 वाली है, ठीक है ना। और सिमिलरली यहाँ पे आपको एक स्ट्रैंड ये मिलेगा लाइट वाला, ये है आपका लाइट स्ट्रैंड का बैंड, मतलब लाइट डीएनए का बैंड, और ये है आपके पास हाइब्रिड डीएनए का बैंड। देखो यही इन्होंने दिखाया हुआ है, चेक कर लो, सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, यू कैन सी इट ओवर हियर। ये चीज आपको मैंने दिखा दी, जैसे उन्होंने ऊपर दिखाया ग्रीन और रेड की मदद से, वैसे ही ये चीज। अब हम एक जनरेशन और करके देखेंगे, एक जनरेशन और, बिकॉज मुझे आपको कुछ और भी बताना है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो, नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। अब मैं ये सब मिटा रहा हूं ऊपर से, सिर्फ ये वाला मैं रहने दूंगा, बाकी सब मिटा दूंगा, ये वाला रहने दूंगा बस। N14 मतलब दो हाइब्रिड और दो नॉर्मल वाले, ये भी ऊपर ही लिखूंगा ना मैं। अब देख लो एक और जनरेशन में आपको बता रहा हूँ। आपकी एनसीईआरटी में तो तीन जनरेशन, दो जनरेशन ही दे रखी हैं, तीन भी नहीं, दो। एक जनरेशन हम और बना के देखेंगे, या 80 मिनट्स तक देख लेते हैं ना, बिकॉज अभी तो 40 मिनट्स तक देखा हमने, अब 80 मिनट्स तक देख लेते हैं एक बार। जैसे एनसीईआरटी में भी 80 तक तो दिया ही हुआ है कि आप 80 तक ट्राई करना, ठीक है। ये एक नॉर्मल, ये दूसरा नॉर्मल, है ना। आपको दो नॉर्मल मिल रहे थे, दो हाइब्रिड मिल रहे थे। ये क्या है, हाइब्रिड, ठीक है। सिमिलरली
हाइब्रिड और ये इसके साथ वाला नॉर्मल, मतलब ये हैवी स्ट्रैंड और इसके साथ वाली एक नॉर्मल स्ट्रैंड। तो N14 है, N15 है, ये है N14, 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 N15 एंड N14। ये आपको कितने मिनट्स बाद मिल रही थी? 40 मिनट्स बाद। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ 80 मिनट्स बाद की, सॉरी 40 में प्लस कर दो 20, मतलब 20 मिनट्स में ये भी डबल हो जाएंगे ना। तो 60 मिनट्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, 60 मिनट्स की, तो आफ्टर 60 मिनट्स आपको क्या मिलेगा देखना, इसके दोनों स्ट्रैंड्स टेम्पलेट बन जाएंगे। तो एक स्ट्रैंड दूसरी स्ट्रैंड टेम्पलेट, इनके साथ दूसरी नॉर्मल, नॉर्मल में ग्रो कर रहे हैं हम N14, देखो N14H4Cl, इसी में ग्रो कर रहे हैं NH4Cl, मतलब 14 वाले में ग्रो कर रहे हैं। तो आपके साथ जो दूसरी स्ट्रैंड जुड़ रही है वो कौन सी जुड़ रही है? नॉर्मल वाली जुड़ रही है, मतलब N14 ही जुड़ रहेगी, N14, N14, ठीक है। ये इसके दो बन गए, अब इससे भी दो बनेंगे, वो भी ऐसे ही होंगे। तो मैं ऐसा करता हूं, चलो अलग ही बना देते हैं, ये देखो और ये देखो, N14, 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 देखो इसके ये हो गए। अब हाइब्रिड वाले से कैसे बनेंगे देखना, हाइब्रिड वाले से एक स्ट्रैंड आपको, हाइब्रिड एक स्ट्रैंड आपको कैसे मिलेगी? हैवी वाली मिलेगी। तो ये मैंने एक स्ट्रैंड हैवी वाली बना दी, बट इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो दूसरी स्ट्रैंड आएगी वो तो यही वाली आएगी ना, N14 वाली। तो ये आ गई N15, N14। नेक्स्ट सिमिलरली इसका एक ये वाला स्ट्रैंड अगर टेम्पलेट हुआ तो एक ये मिलेगा आपको N14, N14। अगर ये वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट और ये वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट, तो यही दोनों आपको दोबारा मिलेंगे ना। तो यही मैं एक बार दोबारा से बना देता हूं, N15, N14। ये जस्ट 15 का रिप्रेजेंटेशन है, 15 ऐसा थोड़ी होता है, 15 भी नॉर्मल ही होता है, बस उसमें हैवी वाला नाइट्रोजन यूज होता है। और एक इसका अगर नॉर्मल वाला स्टैंड आ रहा है, N14 वाला स्टैंड आ रहा है, तो वो वाला आ गया, और इससे भी N14 वाला मिल रहा है, तो ये आ गया N14, N14। मतलब चाहे आप जितनी मर्जी जनरेशन देख लो, आपको हाइब्रिड कितने मिल रहे हैं? दो ही मिल रहे हैं, हैवी कोई भी नहीं मिलेगा दोबारा से। देख लो हाइब्रिड कितने, दो ही मिल रहे हैं, है ना। ऐसे करते हैं, यहाँ पे हम ऐसे नहीं करते, थोड़ा बेटर वे से लिखते हैं इसको। देखो ये कैसे हैं सारे, ये सारे कैसे हैं? नॉर्मल है, ठीक है। और ये भी नॉर्मल है, नॉर्मल की जगह लाइट लिखो तो बेटर है, लाइट लिखते तो बेटर है, तो लाइट ही लिख लेते हैं। और ये भी आपके पास लाइट डीएनए है, बट ये और ये हाइब्रिड है। क्या है यार ये, एक मिनट यार, थोड़ा दूसरी चौक ले लेता हूं मैं, ठीक है ना। ये क्या है? हाइब्रिड है। और ये भी क्या है? ये वाला हाइब्रिड है, ठीक है। तो दो आपको हाइब्रिड मिल रहे हैं, और पिछली बार भी हाइब्रिड कितने थे? दो ही थे, दो हाइब्रिड दो नॉर्मल थे ना, मतलब दो हाइब्रिड दो लाइट। इस बार भी दो ही हाइब्रिड हैं, तो ये चीज है। अब हाइब्रिड दो ही क्यों आए? बिकॉज हाइब्रिड स्ट्रैंड्स ही आपके पास दो, जो आपके पास हैवी स्ट्रैंड्स थी वो दो ही थी। अब इससे एक आपको वो मिलनी चाहिए, क्या मिलनी चाहिए कि कितने लाइट मिल रहे हैं। लाइट कितने? 3 और 4 5, नहीं 4 और 5 6, 6 लाइट। अब इसमें चेक करो लाइट स्ट्रैंड्स कितनी थी, मतलब N14 वाली स्ट्रैंड्स कितनी थी? 1 2 3 4 5 6। जितनी N14 वाली स्ट्रैंड्स हैं पेरेंट में, उतनी ही N14 वाली स्ट्रैंड्स होंगी, मतलब उतने ही ऑफस्प्रिंग्स के पास लाइट वाले, उतने ऑफस्प्रिंग्स लाइट होंगे अगर यहाँ पे मीडियम आप नॉर्मल यूज कर रहे हैं। ये चीज ध्यान रखना है इसको, ठीक है। और यहाँ पे हैवी वाली कितनी स्ट्रैंड्स थी? 1 2, यहाँ पे भी दो ही हैवी स्ट्रैंड्स आएंगी। और आपका मीडियम कौन सा है? N14, तो हैवी के साथ N14 जाएगा, मतलब हाइब्रिड बनेगा, ऐसे याद रखना है। अब इसके बाद अगर मैंने अगली जनरेशन बतानी है तो वो मैं कैसे बनाऊंगा देखना, 80 मिनट्स बाद। देखो कितने नॉर्मल स्टैंड है आपके पास, कितने N14 वाले स्टैंड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 स्ट्रैंड, मतलब 14 स्ट्रैंड्स में अगर आप कौन सा मीडियम ले रहे हो? N14 वाला ही मीडियम है, N14 वाला ही मीडियम है, और 14 स्ट्रैंड्स हैं, 14 स्ट्रैंड्स। तो आपको 14 कौन से डीएनए मिलेंगे? एक तो एक देखो 14 स्ट्रैंड्स आपके नॉर्मल वाले डीएनए या N14 वाली हैं, तो 14 स्ट्रैंड्स N14 मतलब ये बन गया। और इसके साथ कौन सी आ रही है? N14 ही आ रही है, तो 14 आपको ये वाले डीएनए मिलेंगे, तो 14 आपको लाइट डीएनए मिलेंगे। और कितने हैवी? हैवी तो देखो हैवी तो कोई भी नहीं मिलेगा, बिकॉज हैवी के लिए मीडियम भी आपका हैवी वाला होना चाहिए ना। अच्छा हाइब्रिड कितने मिलेंगे फिर? देखो दो ही ऐसी स्ट्रैंड्स हैं जो कि हैवी हैं, तो दो ये आ गई हैवी स्ट्रैंड, इसके साथ जुड़ेगा कौन सा? लाइट वाला। दो आपको ये वाले मिलेंगे, दो आपको ये वाले मिलेंगे, ये आपको हाइब्रिड मिल गया।
तो इसी तरह से आप देख सकते हो कितने आपको क्या मिलेंगे, कितने आपको क्या मिलेंगे, ठीक है ना। ऐसे आपसे अगर कितने मर्जी पूछ ले चाहे, है ना। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। तो ये 80 मिनट्स का हो गया, ये 60 मिनट्स। आगे अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे, देखो 80 मिनट्स में आपको ये मिल रहा है। अगर मैंने बोला 80 का भी 80 में प्लस कर दो 20, 100 मिनट्स के बाद बताना है। 100 मिनट्स के बाद कैसे बता पाओगे, 14 आपके पास ये वाले डीएनए है, ठीक है ना। मतलब कितने स्ट्रैंड्स हो गए, 14 ये 28 और 2 ये 30 नॉर्मल स्ट्रैंड्स हैं। तो 30 नॉर्मल डीएनए बन जाएंगे अगर नॉर्मल मीडियम होगा, ठीक है। और हैवी स्ट्रैंड्स कितने हैं, 2 ही हैवी स्ट्रैंड्स हैं। तो हाइब्रिड डीएनए तो 2 ही बनेंगे, ठीक है ना। मतलब हाइब्रिड डीएनए दो ही बनेंगे। हाइब्रिड डीएनए कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे। बाकी सारे आपके नॉर्मल बनेंगे। अगर मीडियम कौन सा, नॉर्मल वाला, ठीक है ना। मीडियम आपको नॉर्मली दिया जाएगा क्वेश्चंस में, मतलब N14 वाला ही मीडियम दिया जाएगा। तो इसको नोट कर लो, ये है आपके पास सेमी कंजर्वेटिव नेचर। सेमी कंजर्वेटिव नेचर। हर बार देखो प्रोजेनी नंबर कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे कितने प्रोजेनीज थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे कितने 14 और 2 16, ठीक है ना। तो 80 मिनट में कितने 16, 20 मिनट में कितने 2, ऐसे ऐसे याद रख लो, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट जनरेशन ऐसे। चलो आगे आते हैं, बताता हूँ ये सब चीजें भी। देखना, ये एक डीएनए है, एक डीएनए 20 मिनट्स, ये 2 डीएनए बन जाएंगे अगेन 20 मिनट्स। मतलब मैं टोटल स्टार्टिंग से लिख रहा हूं, स्टार्टिंग से 40 मिनट्स हो गए। तो ये 2 4 बन जाएंगे, ये 4 से 8 हो जाएंगे इन 60 मिनट्स, 8 से 16 हो जाएंगे इन 80 मिनट्स, और 16 से 32 हो जाएंगे इन 80 के बाद कितने आता है 100 मिनट्स। तो ऐसे ही अगर 120 मिनट है तो 32 का डबल 64। अगर आपके पास 140 मिनट, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखना बोल देगा 120 मिनट में बताओ कितने हाइब्रिड कितने नॉर्मल, रेशो चाहिए हमें। तो कैसे पता करोगे, वो मैं बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक है, ऐसा मान लो ट्रिक है ये। अब आपने क्या देखा, चाहे जितने मर्जी मिनट के तक आप कर लो, हाइब्रिड आपको कितने मिल रहे थे, 2 ही मिल रहे थे। हाइब्रिड वॉज कांस्टेंट, और हैवी कोई मिल नहीं रहा, बिकॉज अगर आप मीडियम कौन सा ले रहे हो, नॉर्मल। हमेशा आपने ऑल मीडियम आर NH4Cl, सारे मीडियम यही वाले हैं, NH4Cl वाले। मतलब हर एक टाइम एप्लीकेशन में यही मीडियम है, ठीक है ना। 140 मिनट बाद ये और डबल हो जाएगा, 64 का डबल मतलब 128। अगर मैं बात कर रहा हूं आफ्टर 160 मिनट्स मैक्स, मतलब इतना ही रखते हैं हम, या 200 तक कर लो, करना चाहो 160 तक ही रखते हैं, इसका डबल हो जाएगा, है ना। 8 8 16 और 12 12 24 1 25, इतनी प्रोजेनी, ठीक है। तो देख लो यार, 160 मिनट मतलब कितना घंटा, चलो 180 तक कर लो। 180 मिनट, ये मिनट लिख रहा हूं मैं, 180 मिनट फ्रॉम स्टार्टिंग से 180 मिनट, इसका भी डबल 6 6 12 और 25 25 50, ये 512 बन गए, है ना। डबल इसका ये यही होता है ना, हाँ। तो ये आ गया 512 प्रोजेनी। तो देखो इकोलाई कितनी फास्ट रेप्लिकेशन कर रहा है यार, है ना। देख लो, चेक कर लो। अब इनमें से हमेशा ही ये जो एक स्ट्रैंड है, ये तो चलो मैंने मान लिया ये हैवी स्ट्रैंड है, ये वाली हैवी स्ट्रैंड्स हैं दोनों, ये हैवी डीएनए है, ये हैवी डीएनए है। मैंने बोला इसमें मुझे बताओ कितने लाइट कितने हैवी, बताओ। ये तो दोनों हाइब्रिड थे, 2 हाइब्रिड आपको हमेशा मिलेंगे। अब 2 हाइब्रिड हमेशा, ये दोनों ही हाइब्रिड, मतलब 0:2 रेशो है लाइट रेशो हाइब्रिड डीएनए। सिमिलरली यहां पे अगर LH की रेशो ले रहा हूं, मतलब लाइट रेशो हैवी नहीं है, ये हाइब्रिड है, लाइट रेशो हाइब्रिड। तो यहां पे इनमें से 2 घटा दो, 2 तो हमेशा हाइब्रिड, ठीक है, 2 हमेशा हाइब्रिड, बचे कितने 2 ही, तो 2 गुना 2:2 यानी 1:1 आ जाएगा। 50% हाइब्रिड 50% नॉर्मल। 8 में से भी 2 हाइब्रिड होंगे और 6 नॉर्मल, मतलब इसमें 6:2 रेशो आएगी, यानी कि 3:1 रेशो आएगी, है ना। ये किसकी रेशो, L रेशो हाइब्रिड, L रेशो हाइब्रिड। सिमिलरली यहां पे 16 में से 2 घटा दे, 2 तो हाइब्रिड हो गए और बाकी नॉर्मल कितने बचे फिर 14:2, L रेशो हाइब्रिड निकाल रहे हैं हम। सिमिलरली 32 में से 30:2 आ जाएगी, L रेशो हाइब्रिड, है ना। यहाँ पे 62:2 आ जाएगी, L हाइब्रिड रेशो। इसी तरह से हमेशा हाइब्रिड वाले तो 2 ही रहेंगे, बाकी सारे उसी अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे।
ठीक है। 128 में से 2 हाइब्रिड होंगे और 126 नॉर्मल होंगे। ये है मतलब नाइट रेशो हाइब्रिड। यहाँ पे 254:2 लाइट रेशो हाइब्रिड, यहाँ पे 510:2 लाइट रेशो हाइब्रिड। तो ये देखिएगा, ये चीज आपसे पूछ सकते हैं वो नीट वाले, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, स्लाइड नहीं मतलब पेज है, ठीक है ना। नोट कर लो इसको। दिस वाज ऑल अबाउट दिस रेप्लिकेशन वाला, ये जो सेमी कंजर्वेटिव आपको समझाया हुआ है। देखो अब ऊपर से मैं जो छोड़ा था वो एक बार दोबारा रीड कर रहा हूं। दे वर ट्रांसफर्ड द सेल्स, टुक वेरियस सैंपल्स, है ना। हाँ, ये जो ऊपर रह गया था ना सेंट्रीफ्यूगेशन वाला, ये देखो, दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन अ सीजियम क्लोराइड CSCl डेंसिटी ग्रेडियंट। प्लीज नोट दैट N15 इज नॉट रेडियोएक्टिव, ये रेडियोएक्टिव नहीं, ये हैवी वाला है। N15 होता है हैवी, ठीक है। तो ये डेंसिटी ग्रेडियंट में सेपरेट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ना, बिकॉज इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, मास ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा होगी ना। मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो डेंसिटी ज्यादा उतना ही होगा जितना मास ज्यादा होगा, ठीक है। नीचे वो लिखा है द वेरियस सैंपल्स वर सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली ऑन CSCl ग्रेडियंट टू मेजर द डेंसिटी ऑफ डीएनए, ठीक है। यही चीज है यहाँ पे भी। दैट्स इट, दिस वाज अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन एज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, या इसको आप क्या कह सकते हो, मेस्लर्स एंड स्टाल्स एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट उन्होंने आपको 2 और नाम दिए होंगे एनसीईआरटी में, जरा देखो और रीड करके बताइएगा। कैसे बताओगे, मैं ही बता देता हूँ, देखना अगले पैराग्राफ में दिए होंगे। वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। थाइमिडीन क्या था, अब आप बताएंगे ये कमेंट में, ये मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको बता चुका हूं कि ये न्यूक्लियोसाइड है या न्यूक्लियोटाइड है, ये मुझे आप बताएंगे। वैसे तो चलो बता ही देते हैं, न्यूक्लियोटाइड नहीं है, न्यूक्लियोसाइड है, थाइमिडीन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। क्या करवाना था, क्या, हाँ, क्या यूज हुआ, अब रेडियो एक्टिव आ गया, क्या, थाइमिडीन, अब आपने रेडियो एक्टिव यूज किया, और ये अलग एक्सपेरिमेंट है, ये स्टाल्स एंड मेस्लर्स एक्सपेरिमेंट नहीं है, ठीक है। देखो, टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन क्रोमोसोम्स वाज परफॉर्म्ड ऑन विसिया फाबा, मतलब फाबा बीन्स, ऑन फाबा बीन्स पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ, विसिया फाबा साइंटिफिक नेम, ठीक है ना। बाय टेलर एंड कलीग्स इन 1958, सेम ईयर में, बाय किसने किया ये, टेलर एंड हिज कलीग्स। और ये भी कब किया गया एक्सपेरिमेंट, उसी साल, ठीक है ना। इसमें भी वही है कि डीएनए इन क्रोमोसोम्स भी, अगर क्रोमोसोम्स में डीएनए अरेंज्ड, अगर डीएनए बहुत कॉम्पैक्ट हो गया, क्रोमोसोम बना लिए डीएनए ने कॉम्पैक्ट होकर, तो भी वो सेमी कंजर्वेटिव ही रहेगा, ठीक है ना। तो यही है इसमें भी, ठीक है। अब अगर टाइम है तो हम रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा आज के लेक्चर में भी रेप्लिकेशन। लेट मी चेक कितना देर हुआ, हमें इसकी फोटो भी खींचनी है। 38 मिनट तो हो ही गए यार, नहीं, फिर यहीं तक रोक देते हैं आज के लेक्चर को। रेप्लिकेशन हमने सेमी कंजर्वेटिव समझ लिया। अब हम अगले लेक्चर में क्या देखेंगे कि रेप्लिकेशन इज मतलब रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म देखेंगे अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में मैकेनिज्म रेप्लिकेशन का कंप्लीट कर देंगे साथ ही में। फिर चाहे लेक्चर 1 घंटे का हो या 1.5 घंटे का हो, वैसे तो हो जाएगा 45 मिनट तक हो जाएगा, जैसे आज का लेक्चर यहाँ पे हमने खत्म किया। अब एक बार देखें कि कुछ रिवाइज आपको करवाना है क्या पिछले लेक्चर से, जो मैंने आपको ना करवाया हो रिवाइज। नहीं, कुछ रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सारे एक्सपेरिमेंट्स ही थे, तो जो आपको याद ही होने चाहिए थे, ठीक है। याद इसको कर लेना बस। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर यहीं पे हम खत्म करेंगे। डीएनए सब हमने देख लिया वैसे तो, जो हमें सोच के तो मैं ज़्यादा आया था कि आज आपको एप्लीकेशन बता दूंगा, स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट क्या मतलब ओवर भी हो जाएगा, बट नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, हमारा 40 मिनट तो हो ही गया अभी यहीं पे, फिर 20 मिनट में क्या ही पढ़ लोगे आप, ठीक है। और आज में वैसे भी कुछ काम भी है, ठीक है, दैट्स वाई। एक और चीज़ जैसे मेरे ख्याल से ये लेक्चर मैं संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, संडे को आपका लाइव लेक्चर नहीं हो पाया बायोमोलिक्यूल्स का, है ना, तो कोई बात नहीं है, वो लेक्चर हम या तो मंडे को या ट्यूसडे को देख लेंगे, है ना। जरूरत नहीं तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा ही बचा चैप्टर, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स।
एंजाइम्स वाला पार्ट बचा है और प्रोटीन्स वाला पार्ट बचा है। एंजाइम्स, प्रोटीन्स, ये सब लास्ट वाला टॉपिक्स है ना, वो वाले बचे हैं। बाकी कार्बोहाइड्रेट्स हमने देख लिया था, लिपिड्स हमने देख लिया था, लाइव में देखा था। तो आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, या हमारे इसी चैनल पे भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है 11th क्लास की प्रॉपर, बायोलॉजी क्लास 11th नाम से, या क्लास 11th बायोलॉजी नाम से, है ना। तो वहां आप देख सकते हो। होमवर्क में नो डीपीपी टुडे, सॉल्व अप टू डीपीपी नंबर 9 नहीं 3 तक तो आपको दे दी गई थी ना। तो यस, टुडे देयर इज नो डीपीपी। रिवाइज कर लेना लेक्चर को, एंड नोट्स आपको प्रॉपर रखने हैं। चलिए फिर मिलते हैं दोबारा से हम किसी और दिन क्या, अब इसकी क्लास तो आपके मंगलवार को आएगी, बट आज जो लेक्चर नहीं हो पाया बायोमोलिक्यूल्स का, वो आपका जरूर होगा। कब होगा? ये तो सोमवार को या मंगलवार को लाइव ही होगा, ठीक है। मैं आपको लाइव आपको पता चल जाए ना, शेड्यूल कर दिया तो शेड्यूल कर ही दूंगा, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, होमवर्क भी नोट कर लिया जाए। एक बार इसकी भी फोटो क्लिक कर लेते हैं। तो अब मैं आपके कुछ कमेंट्स पे रिएक्ट कर देता हूँ, तो कुछ कमेंट्स देख लेते हैं आपके, रीड कर लेंगे। जो देखना चाहते हैं वो देख सकता है कि आपके कमेंट को पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है। एक बार मैं आपके कमेंट्स जो हैं वो देखना चाहूँगा, ओके। तो अच्छा, कमेंट्स कहाँ हैं? ये रहे। तो कमेंट आया है एन नामी @n नामी, लेक्चर 4 मॉलिक्यूलर बेसिस पे, मतलब 2 लेक्चर्स पिछले पे आया है। आज पीडब्ल्यू को देखकर सबको पढ़ाने का मन करता है। हाँ जी भाई, पढ़ाने का मन करता है, इतने नेगेटिव मत बना करिए, ठीक है। सॉरी यार, मैं रूड नहीं होना चाहता, बट स्टिल क्या है, हर चीज में आप मतलब, हाँ पीडब्ल्यू बहुत चीजों को, बहुत बंदों को इंस्पायर करता है, बट हर बंदे का इंस्पिरेशन सेम नहीं ना हो सकता, है ना। या हर बंदा इसी कारण तो नहीं है कि अरे यार वो फेमस हो गया तो मैं भी हो जाऊंगा, नहीं। हर बंदे की किस्मत अलग अलग होती है। दैट्स इट व्हाट आई वांटेड टू से। रियली हेल्पफुल एंड इग्नोर टॉक्सिक पीपल कमेंट्स। हाँ, इग्नोर मैं करता ही रहता हूँ, ठीक है। आई यूजुअली डू दैट ओनली। फिर ये कैसे लिखा था? रियल मूवीज और चेन्नई, अच्छा आर चेन्नई ने लिखा था, ठीक है ना। तो अब तरुण पॉल सिंह जी कह रहे हैं यू आर डूइंग ग्रेट, गुड, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट अनमोल कुमार कह रहे हैं भाई कैसे पढ़ा लेते हो, हमें तो बेस्ट कोटा के फैकल्टी से पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आता है भाई, तुमको देखने के बाद लगता है कि मैं नालायक और दुनिया पर एक बोझ हूँ। बाय द वे भाई तुम काफी अच्छा पढ़ाते हो, मुझे पूरा तो नहीं 80 to 85% समझ आ जाता है। लेक्चर नंबर 5, मतलब पिछले लेक्चर में आरएनए वाले लेक्चर में उन्होंने बताया है, ये चीज लिखी है किसने? अनमोल कुमार जी। देखो अनमोल कुमार जी, अगर आप ये वाला लेक्चर देख रहे हैं, यहाँ तक पहुंचे, तो आप मुझे ना एक बार कमेंट करके बता देना। जैसा आप मुझे समझ रहे हैं कि मैं बड़ा होशियार हूँ, नहीं, कुछ नहीं आता। देखो एनसीईआरटी लेके बैठा हूँ आपके सामने, है ना। कई बार तो मैं गलत भी पढ़ा देता हूँ, मतलब जैसे पहले था ना, मेरा एक आधा चैनल और था, वहाँ पे पता नहीं मैंने गलत ही एक्सप्लेनेशन दे दी हर चीज़ की, मतलब पता नहीं क्या क्या करता रहता था मैं पहले, ठीक है। अब तो फिर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो रहा है। और देखो मेरा भी पहले बायोलॉजी ना अच्छा नहीं लगता था, ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मेरे को खुद को नहीं आता था, बट अब आपको पढ़ाने के चक्कर में मैं एक बार पढ़ के आता हूँ, और उसी से मेरा जो बायोलॉजी है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है, राइट। इंप्रूव होता ही रहता है ना, हर चीज़ में इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है। आप चाहे पढ़ा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, है ना, आप अगर उस चीज़ को किसी और को बताते हो, जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो आप किसी और को समझाओगे तो आपको भी अच्छे से समझ आ जाएगा। दैट्स व्हाट आई एम यूजिंग। और हर साल जितना भी मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ नया ऐड होता जाता है, ठीक है, ठीक है क्या मतलब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ा मतलब वीक ही हूँ मैं यार, आई एम नथिंग। नेक्स्ट तनिष, ग्रेट ब्रो, जस्ट कीप इट अप, गुड एक्सप्लेनेशन। ये लाइव सेशन में भी थे, कहाँ पे? बायोमोलिक्यूल्स, उसी में कमेंट आया इनका। नेक्स्ट, आपकी एज कितनी है शुभांकर जी? मैं आपको अपने बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट ये कमेंट आर चौधरी 36 1 डे अगो एडिटेड भी है ये कमेंट इनका। देखना क्या है, डीएनए एंड आरएनए दोनों रेप्लिकेशन करते हैं, तो आरएनए वर्ल्ड वाले उसमें से लेक्चर में से, बिकॉज दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स पाए जाते हैं। तो मैंने ये थोड़ी कहा कि आरएनए रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा, मैंने ये कहा था कि डीएनए और आरएनए में रेप्लिकेशन होती है बट प्रोटीन्स में नहीं होती। जब एनसीईआरटी रीड करी तो मैंने आपको ये चीज बोली है, ठीक है, तो आप वहां से देखना एक बार। अमेजिंग गाय डूइंग अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, ताबिश अहमद जी कह रहे हैं थैंक्स अ लॉट। फिर तनिष का एक आया है वीडियो लेक्चर 4, अच्छा तो यहाँ तक तो मैंने कर लिया था रीड मेरे ख्याल से, अच्छा नहीं ये नहीं किया। तनिष का लेक्चर 4 पे भी आया है। हेलो ब्रो, क्या तुझे मेरी डीपीपी नहीं, क्या तुझे मैं हेल्प करूं? डीपीपी दे दूंगा, अपलोड कर देना। मैंने इनको लाइव में रिप्लाई कर दिया था, तो रिप्लाई की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट बेरिलियम कह रहे हैं, बेरिलियम जी हाय, बीई हाय बे मतलब बीई बेरिलियम वन शॉट भी बनाओ। हाँ जी, वन शॉट भी आएगा, ऑफ कोर्स आएगा,
कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा। सिलेबस कंप्लीट हो जाने दो यार, आपको मैंने वो दिया हुआ ना लेक्चर प्लानर, तो उस अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं हम। जसमीत सिंह रिपीट ब्रो, लेक्चर 6 रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इनका कमेंट है, थैंक्स अ लॉट। ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो बड़ी पहले बढ़ाया गया है, उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद तो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ये जेनेटिक्स 1.0 मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वो भी खत्म हो गया। और भी हमने कई सारे चैप्टर्स दूसरे चैनल पे भी कर लिए। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस लेक्चर 4 पे कमेंट आ रहा है, एक्सप्लेनेशन इज सो गुड, सेम नेम रोजीत यादव लिख रहे हैं, और सानिया मिर्जा जी ने कहा थी एक्सप्लेनेशन इज सो गुड, थैंक्स लॉट। साई नहीं सिलिका डस्ट ने कहा है SI, अच्छा वो सिलिकॉन होता है ना। भाई तुम्हें देखकर मुझे बायो में नहीं खुद पर डाउट हो रहा है, अप्रिशिएट। अरे भाई मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ नहीं आता, NCERT से देख के पढ़ाता हूँ, तो इससे बड़े क्या, इससे ज्यादा वो क्या चाहिए आपको हैं। NCERT मेरे लेक्चर्स में हमेशा मेरे पास खुली रहती है, पता नहीं कब क्या बोल दूं मैं गलत। लेक्चर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कमेंट आया है मोमेंट BTS का हार्ट, थैंक्स अलॉट हार्ट आपको भी मेरी तरफ से। मीनाक्षी द्विवेदी जी, ये हर लेक्चर पे इनका कमेंट होता है लगभग, मतलब ये स्टडी कर रहे हैं एक्चुअली, पढ़ रही हैं, तो थैंक्स अलॉट, नाइस लिखा इन्होंने, थैंक्स अलॉट। देन मान्या सुरवे जी कह रही हैं थैंक यू सर, नो नीड ऑफ थैंक यू एंड डोंट कॉल मी सर, आई एम योर ब्रदर। वाह व्हाट अ राइमिंग। देन काव्या बंसल 8718 बंसल क्लासेस नहीं, अच्छा ये लेक्चर 5 में आ रहा है, तो लेक्चर 5 प्रीमियर हुआ था, तो इन्होंने क्या लिखा है, ओनली 2 पीपल आर सीइंग योर वीडियो, इन पर रिप्लाई भी आया है, मीनाक्षी जी का ही रिप्लाई आया है, बहुत आगे जाएंगे सर धीरे धीरे, शुरुआत में सबसे कम। अरे भाई इतना मेरे को तुम कहाँ चढ़ा देते हो चने के झाड़ पे। काव्या बंसल जी कह रहे हैं हाय एवरीवन, हाय एवरीवन। लेक्चर 1 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में है, पता नहीं सैड वाला इमोजी भेजा है किसी ने, है क्या हो गया ऐसा। बस दैट्स इट, यही से नए कमेंट जिन पे मैंने रिप्लाई नहीं दिया था और वीडियो में भी एड्रेस नहीं किया था, तो मैंने वीडियो में एड्रेस कर लिया है इनको, तो अब आप जा सकते हैं, ये लेक्चर यहीं तक है। चलिए फिर आज के लेक्चर को यहीं तक खत्म करते हैं, एक बार मैं इसकी भी फोटो, अच्छा फोटो तो खींच ली थी है ना, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अच्छा एक और चीज मुझे आपको बतानी है कि हमारे चैप्टर्स कौन कौन से हो गए, जो जाना चाहता है वो जा सकता है, लेक्चर ओवर हो चुका है, चैप्टर्स देख लो। अब आपको मैं थोड़ा सा ना, आप डिप्रेस्ड हो सकते हो कि हमने कौन कौन से चैप्टर्स करवा दिए हैं चैनल पे और आपने कौन से नहीं करे होंगे, तो वो बच्चे जो अभी अभी ज्वाइन किया उन्होंने पहला चैप्टर है उनका ये है ना, तो वो तो छोड़ दें, वैसे तो होगा नहीं कोई है ना। देखना स्टार्ट किया था हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वो वाला हमने कर लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके कितने लेक्चर्स थे, 13 लेक्चर्स थे। नेक्स्ट आया था आपके पास 13 नहीं 14 लेक्चर्स थे, एक तो PYQ वाला लेक्चर था ना, तो 1 PYQ का लेक्चर था और एक 13, ठीक है। इसके बाद हमने किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाज कंप्लीटेड इन 10 लेक्चर्स और 11th लेक्चर था इसका, मतलब फर्स्ट लेक्चर एक और एक्स्ट्रा लेक्चर था जो कि था PYQs लेक्चर। देन आया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि हमने 3 लेक्चर्स में कवर कर लिया था और इसका एक PYQ लेक्चर आया था। आफ्टर दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बाद हमारे पास जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आया है, जिसके आपके कितने लेक्चर्स थे, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन मेरे ख्याल 15 लेक्चर्स वर देयर, लेट मी चेक एज वेल, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ बॉटनी जीत वाली प्लेलिस्ट से, ठीक है। ये मैं आपको मतलब एनालिसिस बता रहा हूँ कि हमने कितना सिलेबस कवर कर लिया है चैनल पे, है ना, बाकी तो मैं भी ये चीजें भूल जाऊंगा, देखना 14 लेक्चर्स कवर किए थे हमने, 14 लेक्चर्स रखे थे और 2 लेक्चर्स PYQs के थे, है ना इसमें। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, चलो कैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेक्चर अभी इसमें आया नहीं होगा ना प्लेलिस्ट में, चलो ऐड कर देंगे। मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की भी हमारा चल रहा है लेक्चर का काम, तो ये हमने 4 चैप्टर्स तो इस चैनल पे कवर कर लिए। अब सेकंड चैनल पे भी आपके कई सारे चैप्टर्स कवर हो चुके हैं, सेल वाला चैप्टर हमने कवर कर लिया 3 लेक्चर्स में, मतलब वहां पे थोड़ा सा तेज स्पीड है, तेज स्पीड में कुछ छूट नहीं रहा, वही है 3 लेक्चर्स में हमने सेल को कवर किया था। इसका एक लाइव लेक्चर हमने जो लास्ट वाला लाइव था वो इसी चैनल पे हुआ है, बट वहां पे भी मैंने अपलोड कर दिया है। सेल हो गया, सेल साइकिल वाला चैप्टर अपलोडेड है, ठीक है, इसके 2 लेक्चर्स हुए थे, है ना। देन बायो क्लासिफिकेशन अपलोडेड है 2 लेक्चर्स। आफ्टर दैट आफ्टर बायो क्लासिफिकेशन देयर वाज दैट मतलब एक यूनिट आपकी कंप्लीट, अच्छा नहीं बायोमोलिक्यूल्स एक लेक्चर उसका हो चुका है, एक कल हो जाएगा, तो आपके देखो 4 चैप्टर 8 चैप्टर आपके हमने पूरे नीट के सिलेबस में से बायोलॉजी में से कवर कर लिए हैं। 8वां के बाद 9वां चल रहा है और यहाँ पे ये बायोमोलिक्यूल्स चल रहा है जो कल खत्म हो जाएगा, तो 9वां चल रहा है और देखो फिर इसके बाद हम देखना
देखो मेन जो है आपका 12th की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये चैप्टर और ये चैप्टर सबसे बड़े चैप्टर्स थे। इसके बाद सारे चैप्टर्स छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे मीन इन द सेंस जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन था 10 लेक्चर्स लगे उसको, वैसे हैं 10 लेक्चर्स लग जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी पूरी यूनिट को 10 लेक्चर्स लग जाएंगे। देखो 10 20 मतलब 30 लेक्चर्स और हैं, फिर आपका 12th का सिलेबस खत्म। देखो ठीक है ना, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्रेस टुवर्ड्स यू। अगर 30 दिन मैंने लगातार लेक्चर्स डाल दिए दैट मीन्स सिलेबस विल बी ओवर। तो आपको लेक्चर प्लानर भी डिस्कस कर ही लेते हैं अभी, है ना, लगे हाथ टाइम मिला है तो थोड़ा सा कर लेते हैं, बिकॉज अभी पढ़ाया तो नहीं जाएगा। ऑफ कोर्स वाली बात है, कैसे पढ़ा पाओगे इतने कम टाइम में पूरा एप्लीकेशन। देखो ये लेक्चर प्लानर आपके सामने, अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। देखो ये रहा, तो ये देखो बायोमोलिक्यूल्स 19 तारीख को खत्म होना चाहिए, आज 19 ही है बट कल हम इसको खत्म कर देंगे, है ना। आज ये लेक्चर नंबर 6 20 हो जाना है बट आज 19 है तो मैंने आज रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, ये देखो ये सारे लेक्चर्स हैं। देन फोटोसिंथेसिस आएगा बट फोटोसिंथेसिस नहीं आएगा, इससे पहले आएगा आपके पास जो केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन वाला चैप्टर, बिकॉज वो किसी ने लाइव में बोला था कि पहले वो करवा दो, तो पहले हम वो करेंगे। ठीक है ना, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।